सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। हर तरफ बर्फबारी थी, ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। जंगल के सभी पक्षियों ने ठंड के दिनों के लिए अपना अपना भोजन जमा कर लिया था। गुड़िया और कुकू खिड़की के पास बैठकर ऊपर से गिरती हुई बर्फ को देख रहे थे। गुड़िया, कुकू खिड़की बंद कर दो, बहुत ठंडी हवा है बाहर, आप बीमार पड़ जाओगे। अम्मा, बाहर का नजारा कितना सुंदर लग रहा है। मम्मा, बस थोड़ी देर देखने देना। कहा ना, कब से तुम दोनों खिड़की में बैठे हुए हो, बीमार पड़ जाओगे। खिड़की बंद कर दो। गुड़िया खिड़की बंद करती है और आकर घोंसले में बैठ जाती है। मम्मा, अब हम क्या करें? बाहर भी नहीं जाना, खिड़की में भी बैठने से आपने मना कर दिया है। तुम दोनों मेरे पास आओ, मैं तुम दोनों को कहानी सुनाती हूँ। सच मम्मा, बहुत मजा आएगा। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के पास आकर बैठ जाते हैं। रानू चिड़िया उन पर कंबल ओढ़ देती है और उन्हें कहानी सुनाने लगती है। सर्दियों के मौसम में दूर पहाड़ों पर बर्फ के बड़े बड़े। अगर वो इधर आई तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बूढ़ी जान अकेली उस जंगल में कैसे रह सकती हैं? गोरी, इस बार तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ माँ जी को लेने, उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी बुड़बुड़ाने लगती है। आ जाए जरा, ये भी टिकने नहीं दूंगी मैं उसे। गोरी कौवी गुस्से में चावल बनाने लगती है। मम्मा मम्मा, क्या आप दादू के लिए खीर बना रही हैं? हाँ, नीम के पत्ते डालकर बना रही हूँ खीर। खानी है तुमने? मम्मा, दादू इतनी अच्छी तो है, आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? रुक जरा, तुझे तो मैं बताती हूँ। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। आया बड़ा दादी का चमचा। चले माँ जी मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। कालू बेटा, तुम्हारी पत्नी गुस्सा होगी, तुम मुझे यहीं रहने दो। क्यों गुस्सा होगी वो? मेरी माँ है, आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? आप बस चले मेरे साथ। कालू कौवा अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है। गोरी बेटी, कैसी हो तुम? पहले तो ठीक थी, अब आगे का पता नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं माँ जी, छोड़े इसे, ऐसे ही कुछ भी बोल देती है। खाना लगाओ, माँ को भूख लगी होगी। गोरी कौवी मुंह बनाते हुए खाना लगा देती है। आ जाए, लग गया है खाना। कालू बेटा, मैंने चोंच तो धोई ही नहीं, मैं चोंच धो लूं। चले माँ जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैंने भी चोंच नहीं धोई। वो सब चोंच धोने चले जाते हैं। गोरी कौवी माँ जी की प्लेट में ढेर सारा नमक डाल देती है। तुम्हारा जीना तो क्या, खाना पीना भी हराम कर दूंगी मैं। वो सब वापस आकर खाना खाने लगते हैं। इतना ज्यादा नमक गोरी खाना बनाया है या नमक? नहीं माँ जी, नमक तो बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसे ही ज्यादा लग रहा है। गोरी कौवी रोने लगती है। जितना मर्जी कर लूं मैं इनके लिए, मगर इनको तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। मैंने कितनी मेहनत से, शौक से, प्यार से इनके लिए खाना बनाया था। रोते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी गोरी कौवी के पीछे चला जाता है। जग्गू बेटा, मैं रानू चिड़िया से मिलकर आती हूँ। दादू, मुझे भी साथ ले जाए, मैं कुकू और गुड़िया के साथ खेल लूंगा। ठीक है, आ जाओ। यूं ही दिन गुजरते गए। गोरी कौवी हर रोज कोई ना कोई चीज माँ जी के खाने में मिला देती। एक दिन गोरी की सास चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। माँ जी, ये तो बहुत गलत करती है गोरी। गोरी बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस गलती की तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। रानू चिड़िया माँ जी के कान में अपना प्लान बताती है और उसे एक जड़ी बूटी देती है। अब पता चलेगा इस गोरी को। अगले दिन जब वो सब खाना खाने लगते हैं तो कालू की माँ कहती है, कालू बेटा, जग्गू, तुम दोनों ने आज चोंच नहीं धोनी, जाओ और जाकर चोंच धो कर आओ। कालू कौवा और जग्गू चोंच धोने चले जाते हैं। गोरी बेटी, मुझे याद ही नहीं रहा तुम्हें बताना, रानू चिड़िया ने आज खीर बनाई है, कह रही थी ले जाना, क्या तुम जाकर ले आओगी? खीर? हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी कौवी माँ गोरी के खाने में वो जड़ी बूटी मिला देती है। रानो, लाओ, दो मुझे खीर। खीर? हाँ गोरी बहन, वो तो मैंने आज बनाई ही नहीं, चीनी खत्म हो गई थी। गोरी कौवी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है।
कौवों का परिवार मिलकर खाना खाता है। कुछ देर बाद गौरी कौवी के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। हाय मेरा पेट, कालू जी मेरा पेट। गौरी कौवी भागकर शौचालय जाती है। गौरी कौवी कभी आती तो कभी जाती। कालू की माँ अपनी बहू को देखकर हंस रही थी। बहू, तुम्हारे पेट दर्द का इलाज मेरे पास है। पहले तुम मुझसे वादा करो, आइंदा मुझे परेशान नहीं करोगी। नहीं करूँगी माँ जी, कभी नहीं करूँगी। फिर गौरी की सास गौरी को दवा देती है और गौरी ठीक हो जाती है। फिर उस दिन से गौरी अपनी सास के साथ अच्छे से रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में मानो नाम का एक किसान चिड़ा रहता था। उसके पास एक गाय भी थी जिसको उसने अपने घर के बाहर बाड़े में बांधा हुआ था। उसकी पत्नी का नाम रानो चिड़िया था, जो चूल्हे में आग जलाए हंडिया बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक होती है। अब इस समय कौन आ गया? मानो चिड़ा घर से बाहर निकलकर देखता है तो बाहर सेठ कालू कौवा खड़ा था। उसके साथ उसका नौकर था। सेठ कालू कौवा ब्याज पर रकम देकर उसको 4 गुना बढ़ाकर वापस लेता था। मानो, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। अब चुपचाप मेरे पैसे वापस लौटा दो। मैंने तो आपके सारे पैसे ही वापस चुका दिए थे। अब आप कौन से पैसे लेने आए? तुमने मेरे पैसे वापस चुकाने में देर कर दी, इसलिए तुम्हें अब मेरे पैसे 4 गुना बढ़ाकर वापस चुकाने होंगे। अगर तुमने मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं अपने नौकरों से कहकर तुम्हारा सारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंकवा दूंगा। थोड़ा सा समय दें, मैं आपके बाकी के पैसे भी चुका दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। अगर मेरे पैसे ना आए तो भूल जाना अपने घर को। सेठ कालू कौवा ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। मानो घर के अंदर जाता है। आप ही बताएं, ये जिंदगी कब बदलेगी? मेरा भी दिल करता है मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं। सब जंगल के पक्षी मुझे देखकर हंसते हैं मुझ पर। मुझे पता है रानो, तुम तकलीफ में हो, लेकिन मैं क्या करूं? सर पर कर्ज भी और करने को कोई काम नहीं। तुम फिक्र ना करो, आज मैं खेतों में जाऊंगा और कुछ ना कुछ लेकर ही वापस आऊंगा। मानो चिड़ा अपना भाला लेता है और अपने खेत की तरफ चला जाता है। मानो हर रोज जंगल के बीच में होते हुए रास्ते में से गुजर के जाता है। वहाँ सब पक्षियों ने मिलकर एक बड़ा सा गुल्लक लेकर रखा था। सब पक्षी मिलकर उस गुल्लक में पैसे जमा करते थे और महीने के आखिर में किसी गरीब की मदद कर देते थे। आज मानो चिड़ा जब उस गुल्लक के पास से गुजरता है तो वहाँ एक पक्षी बैठा हुआ था जो उस गुल्लक की निगरानी करता था। मानो चिड़ा चुपचाप वहाँ से गुजर जाता है। मानो चिड़ा अपने खेत में पहुंच जाता है। वहाँ वो अपने खेत में कुछ मकई के पौधों को पानी देता है। जो एक आध मकई का भुट्टा पका था उसे तोड़कर घर ले आता है। जैसे ही मानो चिड़ा अपने घर पहुंचता है तो कालू कौवे का नौकर उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। मानो चिड़े, कालू सेठ कह रहे थे बस अब 1 दिन रह गया है। अगर पैसे वापस न आए तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। मानो चिड़ा सारे दिन का थका हारा था और बहुत दुखी था। वो गुस्से से बोलता है, बता देना अपने सेठ कालू को जाकर, नहीं दूंगा मैं उसे कोई भी पैसे, क्योंकि मैंने उसके सारे पैसे वापस लुटा दिए थे। सोच, तुम्हें ऐसा करना महंगा भी पड़ सकता है। जाओ तुम यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। सेठ कालू कौवे का नौकर वापस जाता है और सेठ कालू को सारी बात बता देता है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे इनकार किया। अब देखना मैं उसे कैसे जलील करके इस जंगल से बाहर निकालूंगा। कालू कौवा अपने नौकर के कान में कुछ कहता है और उसे सारी बात समझा देता है। सेठ जी, ऐसे तो पाप हो जाएगा। वो तो गरीबों का हक था। ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें जो कहा है वो करो, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस नौकरी से निकाल दूंगा।
सेठ कालू का नौकर अब करता तो क्या करता, वो चुपचाप जंगल के उस रास्ते की तरफ निकल पड़ता है जहाँ से मानो चिड़ा हर रोज अपने खेतों की तरफ जाता था। कालू कौवे का नौकर उड़ते उड़ते उस गुल्लक के पास पहुँच जाता है। गुल्लक की निगरानी करने वाला पक्षी रात के अंधेरे में सोया हुआ था। कालू कौवे का नौकर वहाँ से गुल्लक उठाकर जल्दी से वापस उड़ता है। वहाँ से एक चमकती हुई चिड़िया गुजर रही थी। वो नौकर पक्षी को गुल्लक चुराते हुए देख लेती है। कालू कौवे का नौकर गुल्लक ले जाकर सेठ कालू कौवे को दे देता है। वाह, आज तो मजा ही आ गया। इतने सारे पैसे, मेरी तो तिजोरी ही भर जाएगी। सेठ कालू कौवा उस गुल्लक को तोड़ता है और उसमें से पैसे निकालकर अपनी तिजोरी में डाल लेता है। आधी रात का समय था। जंगल में सन्नाटा था। सिर्फ कुत्तों और भेड़ियों की आवाजें आ रही। कौवा अपने कमरे में आराम से सो जाता है। सुबह हो जाती है। सब पक्षी कोयल की आवाज सुनकर अपने अपने घोंसलों में उठकर बैठ जाते हैं। हरियाली, जल्दी से खाना दे दो, मुझे आज जल्दी जाना है क्योंकि महीने का आखिर है। सारे पक्षी मिलकर उस गुल्लक को तोड़ेंगे और पैसे गरीबों में बांट देंगे। मिठू जी, मैं अभी लाई। हरियाली तोती मिठू के लिए खाना लाती है। मिठू तोता खाना खा लेता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। जब मिठू तोता गुल्लक की जगह पहुंचता है तो वहां पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। सेठ कालू कौवा भी वहां सीना तान के खड़ा था, जैसे तो उसने कभी कुछ किया ही ना हो। ये सब मानो चिड़े का किया धरा है। ये उसी ने चोरी की है, क्योंकि सिर्फ वही है जो हर रोज इस रास्ते से होकर गुजरता है। कालू सेठ अपने नौकर को बुलाता है। जाओ, जल्दी से मानो चिड़े को बुला कर लाओ। सेठ कालू का नौकर मानो के घर की तरफ जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या दरवाजा तोड़ोगे? चलो, तुम्हें सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बुला रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? सब खैर तो है? क्या गुल्लक तोड़ लिया? चलो तो सही, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मानो चिड़ा कालू सेठ के नौकर के साथ चला जाता है। मानो भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। मानो, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तो हमसे मांग लेते, मगर ये हरकत तो ना करते। ऐसे पक्षियों को इस जंगल से निकाल देना चाहिए। आज इस जंगल से गुल्लक चोरी हुआ है, कल हमारे घरों से चोरियां होना शुरू हो जाएंगी। चोरी? किसने की चोरी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ही चोरी की और खुद ही पूछ रहे हो किसने की। तुमने ही आज रात गुल्लक चोरी किया है। नहीं, मैंने कोई गुल्लक चोरी नहीं किया। मैं तो सारी रात अपने घर में ही था। मानो चिड़ा अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और उसे जंगल से निकाल दिया जाता है। मानो चिड़ा उदास मन के साथ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मानो जी, आप चिंता ना करें, उस काले कालू सेठ का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने हम गरीबों को बेघर किया। ऊपर वाला एक दिन उसको जलाकर राख कर देगा। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने घर से जरूरी सामान उठाते हैं और दूसरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।